तो आज का पहला प्रश्न आपका कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, दूसरा है आपका मास्टरी लर्निंग, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, और चौथा ऑप्शन है आपका समय का सदुपयोग। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट के कराएंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको। हिंदी के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट कर दिए हैं, वो शाम को 8 बजे उसकी क्लास होती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। एक अच्छे गृह कार्य जो है वो मुख्यतः इस पर केंद्रित हो कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अधिगम विस्तार करना, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसको और विस्तार देना। तो यही उसमें इसने कहा है कि विस्तारित अधिगम के लिए आप चुनौतियाँ और उत्तेजना का मतलब यही होता है कि उसके अंदर जो कुछ चीज़ें होंगी, जो भी आपने उसको बच्चे को घर पे करने के लिए दिया है, वो एक चुनौती है बच्चे के लिए कि वो उसको करेगा, ठीक है, और उससे उसकी अधिगम में विस्तार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि शालिनी ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, और चौथा ऑप्शन है आपका अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। सर ये आपके नोट्स में भी लिखा है, मैंने याद किया। हाँ सोनी जी बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे देखिए आंसर जो राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा कि अपने दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ये अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक का मतलब ये है कि अनुकूल नहीं है, ये आप बच्चों को अनुमति इस चीज़ की नहीं देंगे, क्योंकि जब आप भ्रमण पे जा रहे हैं तो भ्रमण पर आपको पूरे बस्ते की ज़रूरत अपने नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो है ये आपका ऑप्शन निगेटिव हो जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी पाठ्यचर्या में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित हों, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है आपका कि संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। ये कौन से ईयर का पेपर है? ये है आपका 2014 का, फरवरी 2014, ठीक है। हाँ जी रूबी जी तबीयत बढ़िया है एकदम। आप लोग बताइए आप कैसे हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर कि अवसर आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसके अलावा आसपास की चीज़ों को खोजना, यानी कि बच्चे एक्टिव हो रहे हैं खुद से, तो खोज कर सीखना भी आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा जो है आपके व्याख्या करना और आपका परिभाषाएं पर बल देना, ये सब निगेटिव चीज़ें होती हैं आपकी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे। भुवनेश्वरी चौधरी बोल रही हैं कि आज मेरा टुडे माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भुवनेश्वरी जी, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए बहुत बहुत आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। 61 से स्टार्ट नहीं हुआ क्वेश्चन आज। नीतू जी 61 से हमने जो लास्ट क्लास जो हुई थी वो 61 से स्टार्ट हुई थी, 72 पे उसको रोक दिया था क्योंकि उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए वीडियो ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो उसको हमने 72 पे रोक दिया था, इसलिए आज 73 से स्टार्ट किया है वहीं से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, क्योंकि कविताएं और कहानियाँ जो होती हैं आनंद उससे आता है, वो मनोरंजक होती है, और आमोद प्रमोद का मतलब होता है आपका आंतरिक खुशी, जो आपका अंदर से जो खुशी महसूस होती है किसी भी चीज़ को करने के बाद, उसी को हम कहते हैं। जैसे कि मूवी देख रहे हैं या कोई कॉमेडी सीन देखा, उसको देखने के बाद हमें मज़ा आता है, वही चीज़ है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। दूसरा है आपका पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग होने वाले विभिन्न साधनों के अनुभवों को वर्णन करने के लिए कहना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा भाई यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। क्योंकि इसमें एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे खुद से एक्टिव रहेंगे, जब बच्चे सहभागी रहेंगे, क्योंकि जब बच्चों से ही आप अनुभवों का वर्णन करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, बच्चे खुद से आपके उस जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें सहभागी बन गए बच्चे। और फिर दूसरी बात यह है कि अपने अनुभवों का वर्णन करेंगे बच्चे तो उसमें एक्सप्रेशन भी होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का अवसर बच्चों को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ऊपर के सभी चीज़ों में जो है आपके एक में व्याख्या हो रही है, दूसरे में भी व्याख्या ही हो रही है आपकी। यहाँ पे चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बना रहे हैं, तो सबसे बेस्ट फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा था कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके हैं, छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका छात्रों को पेट्रोल और डीजल के बारे में मूल्यांकन। तीसरा है आपका वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और चौथा ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी में के बारे में जागृति उत्पन्न करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। हाँ जी दीपा शर्मा जी वेलकम। देखिए तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होता है, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता का बढ़ावा देना। तो देखिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी, शायद आपको याद होगी अभी तक भी, कि जितने भी ये यदि और तो वाले प्रश्न होते हैं, यदि ऐसा हो तो क्या होगा, तो यदि और तो वाले जो होते हैं ये सारे के सारे चिंतन परक और कल्पना परक प्रश्न होते हैं और इनमें चिंतन करना पड़ता है। तो कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता इनसे बढ़ती है। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह है कि ये वास्तविक जीवन से संबंधित है। ये अगर हमारे शहर या गांव में जो है पेट्रोल ना हो डीजल ना हो तो ये क्या है, हमारे डेली लाइफ से यानी कि वास्तविक जीवन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अजीत रॉय जी वेलकम है आपका। जो लोग भी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइव में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो स्क्रीन पर आपका नाम भी आएगा लिखा हुआ, जैसे भी अजीत जी का आ रहा था। चलिए अगला प्रश्न आपका कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। चलिए फटाफट लिखेंगे आप लोग आंसर। केसरी जी वेलकम है आपका। तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आप प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग करते हैं। क्योंकि जब हमसे या किसी भी बच्चे से आप प्रश्न पूछते हैं तो हमारे अंदर उसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर किसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न पूछें। तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा है आपका कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के बाहर के जीवन विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। मोहसिन खान जी वेलकम है आपका। तो
तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ज़्यादा आपका सबसे बढ़िया क्वेश्चन ऑप्शन है कि आप जो है कक्षा में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को विद्यालय से बाहर के जीवन के साथ में जोड़ें या संबंधित करें। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है और बाहर के जीवन से जोड़ना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो तीसरा ऑप्शन राइट होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया क्रियाकलाप, कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। और चौथा ऑप्शन है आपका वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। क्या ये टैग वर्ड सेकेंड पेपर के लिए भी है? बिल्कुल शिवम सिंह जी, 100% दोनों पेपर के लिए है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ये आपका उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे नेगेटिविटी बच्चों के अंदर पैदा होती है। ठीक है, अगर आप उनको लकड़ी के लट्ठे दिखा रहे हैं, भंडार दिखा रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये उत्पन्न होगा कि हम वनों को काट सकते हैं, पेड़ों को काट के उनकी लकड़ी को यहाँ पर ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक निगेटिव थिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। दूसरा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और चौथा ऑप्शन है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। और भी टैग वर्ड की क्लास आएगी क्या? हाँ आएगी। अभी तो जो सीटेट प्रिपरेशन वाली सीरीज़ चल रही है उसकी आगे और क्लासेस आएंगी। 3 पार्ट उसके आ चुके हैं, कल चौथा पार्ट आएगा उसका। और उसके बाद में अभी तो बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं, अभी तो बहुत मज़ा आएगा, अभी टेंशन मत लो। चलिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका थर्ड ऑप्शन, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। क्योंकि रोल प्ले जो होता है, रोल प्ले यानी कि किसी भी आप कैरेक्टर का प्ले कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, उसमें बच्चे भाग लेंगे ही। और सक्रिय भाग लेना जो है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। तीसरा ऑप्शन है, दूसरा है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। तीसरा है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और चौथा है आपका विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही है, शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। ये एक जो है आपका यहाँ पे कहा शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को, क्योंकि ईवीएस जो है वो अपने आप में क्या है, एक एकीकृत विषय है। क्योंकि इसके अंदर जो विषय वस्तु या कंटेंट लिया गया है वो कई विषयों से मिलाकर लिया गया है। जैसे कि आपका इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जीव विज्ञान और शारीरिक शिक्षा हो गया, और आपका ये हो गया नागरिक शास्त्र हो गया। इन सब को मिला के ही आपका जो है ईवीएस बना है। तो इसीलिए किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाए और बच्चे की संकल्पना एक पर्यावरण के बारे में अच्छी बन पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। तीसरा है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। और चौथा ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। मैथ कंटेंट कराएंगे आपका, मैथ भी। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे खुद से
उसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि बच्चे खुद से सहभागी हो जाएंगे। और समूह परियोजना जो है ये आपका बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव टैगवर्ड होता है कि आप समूह में बच्चों को कार्य दे रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है असम का, दूसरा है यहाँ पे हांगकांग, तीसरा है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आंसर राइट होता है आपका सेकंड ऑप्शन, हांगकांग जो है वहाँ पे जो है सांप खाने का प्रचलन है, तो ये बच्चा वहीं का हो सकता है। लिंगहू फैन वहाँ का एक डिश है, यानी कि वहाँ का एक भोजन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन है आपका, ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु उभार कर लिखा जाता है, बनाया जाता है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और डी है आपका कि उसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपके जो है सही है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट बताएंगे। सी-टेट से पहले टेट देना होगा क्या? कौन से टेट की आप बात कर रहे हैं सिंह साहब जी? चलिए देखिए, यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे पहला कथन आपका सही है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि लिपि जो है ये ब्रेल लिपि ये 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा कथन आपका सही है कि बिंदुओं की पंक्ति जो है वो किसी नुकीले औजार से, इसको हम सुई कह सकते हैं या कील टाइप की उस तरह की होती है, वहाँ पर पिन कहते हैं, जैसे उसको बेसिकली पिन कहते हैं, तो उससे बनाया जाता है और इससे जो है उन बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ये भी सही है। इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। पहला कथन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए है आपका यहाँ पर कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी है आपका जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी है आपका जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पहला और दूसरा यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जबकि सी और डी जो है वो बिल्कुल इसी के अपोजिट है। तो इसका मतलब जब दो सही हैं तो ये दोनों अपोजिट हो गए तो गलत हो जाएंगे। तो ए और बी जो है यहाँ पर सही है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो फर्स्ट पहला कथन है आपका, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा है आपका यहाँ पर लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा कथन है आपका, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा ऑप्शन है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं, चलिए फटाफट से बताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे जो पहला कथन जिसने कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। यहाँ पे उसने कि मधुमक्खी पालन के शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। इसका जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर का समय सबसे बढ़िया होता है। दूसरा कथन आपका सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो यहाँ पर आंसर राइट होगा आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो कैलकुलेशन बेस्ड आपका कथन है तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी अगला प्रश्न, हम्म 80 और 89 तो आपका हो चुका है। चलिए फिर तो कंप्लीट आपका हो ही चुका है यहाँ पे। चलिए ये तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन पेपर।